आई थिंक 530 ऐसा स्टैंडर्ड था जो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था रेगुलर लेक्चर्स के अंदर, एंड आई एम श्योर उसको बहुत टाइम भी हो गया है। आपने उसके बाद शायद 530 को टच भी नहीं किया होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। देखो 530 एंड 520 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं अलोंग विथ 240 जो आईसीआई ने एज अ सेपरेट चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। नॉर्मली आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन 240 से, 530 से, 520 से हमेशा देखने को मिलता है। इसी पर्सपेक्टिव से आज हम हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे ऐसे 530 के ऊपर कि ऑडिट सैंपलिंग के अंदर इन जनरल क्या क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। पहले बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पूरा 530 मुझे आपको पढ़ाना है। यस, आई विल ट्राई दैट मेजोरिटी एस्पेक्ट्स कवर हो जाए, बट यहां पर ज्यादा फोकस रहेगा एग्जाम में वो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है और मुझे उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अपना मेन ऑब्जेक्टिव वो रहने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ ऐसे 530 इन योर मॉड्यूल्स। कम टू पेज नंबर, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर, कम टू पेज नंबर 1C.51। अब देखो जरा 530 सबसे पहले सैंपलिंग का मतलब क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स। जब आप पूरा पॉपुलेशन चेक करने के बजाय पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को पिक करते हो और उनको चेक करने के बाद में पूरे पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑडिट सैंपलिंग। मतलब सर, रादर देन टेस्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट किया जाए, उन्हें इवैल्यूएट किया जाए, एंड उन आइटम्स को इवैल्यूएट करने के बाद जो आपको कंक्लूजन आ रहा है, ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग। इसीलिए कहना है इसे, जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं दे शुड बी true representative of entire population, they should be true representative of entire population। इसीलिए सैंपलिंग अप्रोच लगाते वक्त बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अगर आपका सैंपल सिलेक्शन गलत हुआ, अगर आपका सैंपल का मेथड गलत हुआ, रादर अगर आपका पॉपुलेशन ही गलत हुआ, तो आपका जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा ना सैंपलिंग के बेसिस के ऊपर, वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग सैंपलिंग। अभी के लिए व्हेन यू डू नॉट टेस्ट एंटायर पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का कुछ पार्ट निकाल के चेक किया जाता है, इस प्रोसेस को हम सैंपलिंग बोलते हैं। दूसरे शब्दों में सैंपलिंग को टेस्ट चेकिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेस्ट चेकिंग। मतलब टेस्ट बेसिस पे चेक करना, नॉट चेकिंग द एंटायर पॉपुलेशन। बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या? आपके मॉड्यूल में ये क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, व्हेन यू अप्लाई प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स, मतलब यू आर नॉट टेस्टिंग every item in the population, this process is called as sampling। बेसिक मीनिंग सबको क्लियर है? कैन आई प्रोसीड? पक्का? अब सर, सबसे पहला चीज, क्या हम सैंपलिंग कंट्रोल टेस्टिंग में लगाते हैं सिर्फ, या अमाउंट टेस्टिंग के लिए भी लगाते हैं? हम सैंपलिंग दोनों जगह यूज करते हैं। वी अप्लाई सैंपलिंग फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दैट इज कंप्लायंस प्रोसीजर ऑल्सो, एज वेल एज फॉर सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कंट्रोल टेस्टिंग में ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव ये है कि कंट्रोल ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेक करने के लिए सैंपलिंग लगाएंगे। अमाउंट टेस्टिंग में सैंपलिंग लगाते हैं ढूंढने के लिए कि कहीं कुछ गलतियां तो नहीं है। याद है क्या? कंट्रोल्स में गलतियों को बोलते हैं डेविएशन, एंड अमाउंट्स में गलतियों को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। याद आ रहा है क्या? डेविएशन मतलब एक प्रोसेस बनाया है कि ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, या तो बाईपास किया जा रहा है या कोई स्टेप को स्किप किया जा रहा है, उसको बोलते हैं डेविएशन। तो कंट्रोल चेक करते वक्त वी आर लुकिंग फॉर डेविएशन, अमाउंट चेक करते वक्त वी आर लुकिंग फॉर मिसस्टेटमेंट्स। एंड इफ यू रिमेंबर, इफ देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वी गो टू 705, that actually forces us to modify our audit opinion, if you remember that, yes or no? तो इसीलिए जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, माय सैंपल सेलेक्टेड शुड बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर वो सैंपल सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो मेरा जो कंक्लूजन रहेगा, मेरा जो ओपिनियन रहेगा, वो भी रिलायबल नहीं होगा, उसमें भी गलतियां हो जाएगी। इसलिए जरा नीचे आइए। कैन यू सी? पॉपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को डिस्कस करने का है। सर, सैंपलिंग के टाइप्स क्या है, पढ़ेंगे, मेथड्स क्या है, पढ़ेंगे, बट बिफोर वी अप्लाई सैंपलिंग, सैंपलिंग लगाते किस पे? पॉपुलेशन में लगाते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, हो सकता है पॉपुलेशन जो सेलेक्ट किया ना वो ही गलत है। अगर पॉपुलेशन गलत हुआ तो सैंपलिंग कितना भी सही हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आई थिंक अगर आपको एक एग्जांपल याद है, हमने वो एग्जांपल को बहुत बार अलग अलग तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था, दैट अगर पॉपुलेशन ही गलत हुआ तो कैसे आपका पूरा सैंपलिंग गलत हो सकता है। याद कर रहे हैं? एक एग्जांपल आपको रिलेट करवा के देता हूं। या तो हम अकाउंट रिसीवेबल्स चेक कर रहे हैं या हम पेएबल चेक कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या चेक कर रहे हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स। अज्यूम करो आपके बुक्स के अंदर
आपके बुक्स के अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल का जो नंबर है इट्स 10 सीआर, 10 करोड़ का अकाउंट्स रिसीवेबल दिख रहा है आपके बुक्स के अंदर, याद आ रहा है क्या? मेरा ऑब्जेक्टिव है एज अ ऑडिटर, मुझे लगता है शायद ये अमाउंट ओवर स्टेटेड है। क्या है ये अमाउंट? ओवर स्टेटेड है, मतलब शायद एक्चुअल रिसीवेबल 10 करोड़ नहीं है, एक्चुअल रिसीवेबल 10 करोड़ से कम है, पर बुक्स में कंपनी ने क्या किया है, ज्यादा रिसीवेबल दिखाया है। ये अमाउंट ओवर स्टेटेड है या नहीं है, ये अगर मुझे चेक करना है तो मेरे लिए सही पॉपुलेशन क्या होगा? मेरे को चेक करने का है अकाउंट रिसीवेबल्स बुक्स के अंदर है 10 सीआर। माय ऑब्जेक्टिव इज, क्या ये ओवर स्टेटेड तो नहीं है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। मतलब सर हो सकता है शायद एक्चुअल रिसीवेबल का अमाउंट 8 करोड़ ही है, बुक्स में कितना दिख रहा है, 10 सीआर दिख रहा है। मेरे को आइडेंटिफाई करना है क्या ये एक्चुअली में ओवर स्टेटेड तो नहीं है। इसके लिए सही पॉपुलेशन क्या होगा? ये जो 10 करोड़ है ना, इसका ही मुझे लिस्ट निकालना पड़ेगा, और फिर मुझे देखना पड़ेगा, नहीं नहीं ये 10 करोड़ का लिस्ट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें क्या कुछ ऐसा रिसीवेबल बुक किया है क्या जो एक्चुअली के अंदर सेल ही नहीं हुआ था। अरे हाँ या ना, या ज्यादा अमाउंट्स के अंदर सेल बुक करके दिया है। मतलब क्या ना, इसे मेरे हिसाब से डाउट क्या है, क्या ये ओवर स्टेटेड तो नहीं है। इसके लिए मेरे को ये 10 करोड़ का पॉपुलेशन ही लेना सही डिसीजन होगा। अगर मैं कोई और पॉपुलेशन सेलेक्ट करता हूं तो मेरे को पता नहीं चलेगा ये रिसीवेबल का अमाउंट ओवर स्टेटेड है या नहीं है। एक काम कीजिए, इन योर मॉड्यूल्स पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कैन यू सी वर्ड अप्रोप्रिएटनेस, वहां पे एग्जाम्पल पढ़िए। देखो, इफ द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट फॉर overstatement of account receivables, then the population could be defined as the account receivable listing. एग्जाम्पल लिखो, आपके बुक्स में टोटल रिसीवेबल का अमाउंट है 10 सीआर, ये 10 करोड़ का लिस्टिंग ऑब्टेन करना आपके लिए सही पॉपुलेशन होगा। इसको चेक करने का पता चलेगा कि एक्चुअली के अंदर रिसीवेबल 10 करोड़ है या उससे कम है। आपको लग रहा है वो ओवर स्टेटेड है, तो आपने ये लिखना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल के लिस्टिंग के बाजू में एग्जाम्पल, बुक्स के अंदर 10 सीआर दिख रहा है मेरे को रिसीवेबल, इस 10 सीआर का मेरे को लिस्ट ऑब्टेन करना चाहिए। रादर मेरे को एजिंग एनालिसिस भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एजिंग एनालिसिस, कितना पैसा कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग पड़ा है। इससे थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि एक्चुअली के अंदर ये रिसीवेबल है या नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि सही पॉपुलेशन सेलेक्ट करना कितना जरूरी है? अब इससे कनेक्टेड एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे कनेक्टेड एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर है क्या ये एग्जाम्पल? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो इस बार आप चेक कर रहे हो अकाउंट्स पेएबल। क्या चेक कर रहे हो आप? अकाउंट्स पेएबल। आपके बुक्स के अंदर पेएबल का जो अमाउंट है वो 10 सीआर है। बुक्स के अंदर क्या अमाउंट है? 10 सीआर है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 करोड़ है। मेरे को लगता है ये 10 सीआर अंडरस्टेटेड है। क्या है? अंडरस्टेटेड है। मतलब देखो एक बात सोचो ना यार, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा पोजीशन दिखाना। नॉर्मली नॉर्मली मेरा रिसीवेबल बुक्स के अंदर ज्यादा दिखाने का ट्राई करूंगा ताकि मेरा एसेट स्ट्रांग दिखे। समझ लो मेरा बात? मेरे लाइबिलिटीज में कम दिखाना चाहूंगा। मेरा इधर रिस्क क्या है कि एक्चुअली में जो अकाउंट्स पेएबल बुक्स में दिख रहा है 10 करोड़, मेरे को लग रहा है ये अंडरस्टेटेड है। एक्चुअल पेएबल जो है वो 10 सीआर के ज्यादा है। वो क्या है? 10 सीआर से ज्यादा है। अब मुझे बताओ सही पॉपुलेशन क्या होगा? क्या मुझे 10 करोड़ का लिस्ट ले लेना चाहिए? उससे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। उससे मुझे यही पता चलेगा कि हाँ जो बुक्स में 10 करोड़ है क्या वो पेएबल है कि नहीं है। इसके ओवर एंड अबव है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मुझे कुछ और पॉपुलेशन टेस्ट करना पड़ेगा। समझो मेरा बात? लास्ट एग्जांपल में आपने सेम 10 करोड़ का लिस्ट लिया और मैंने बोला सही पॉपुलेशन है। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था? शायद ये जो बुक्स में अमाउंट है ये मेरे को लग रहा है ओवर स्टेटेड है, मतलब ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, मतलब फेक सेल्स जो रहेगा इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, इसीलिए ये डिटेल में चेक करना सही था। अब मैं बोल रहा हूं पेएबल जो बुक्स में दिख रहा है ना वो अंडर स्टेटेड है, मतलब और कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन रहेगा जिसकी वजह से और पेएबल रहेगा पर बुक्स में नहीं आया होगा। देयर मस्ट बी एरर ऑफ ओमिशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मतलब हो सकता है सब्सिक्वेंटली आपने कुछ पैसा पे किया है पर एज ऑन 31 मार्च बुक्स में पेएबल नहीं दिखा है। मतलब लाइबिलिटी है बट आप बुक्स में नहीं दिखा रहे हो लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च। तो मेरे को देखना चाहिए ना आपका जो ईयर एंडिंग खत्म हो रहा है, लेट्स से योर ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022, इसके बाद में आपने सब्सिक्वेंटली कुछ पेमेंट्स किए हैं क्या? शायद वो पेमेंट्स लास्ट ईयर से कनेक्टेड थे क्या? समझ रहे हो मेरा बात? आपको एक्चुअली में कितने गुड्स रिसीव हुए हैं, आपने एक्चुअली में कितने परचेजेस किए हैं, ये सब डिटेल्ड चेकिंग करने के बाद शायद समझ में आएगा। इसमें सबसे मेन चेक जो करना पड़ेगा पता है क्या है? वो सब्सिक्वेंटली कितना पेमेंट किया है मैंने। मान लो हो सकता है किसी को पेमेंट किया है बट एज ऑन 31 मार्च तो लाइबिलिटी बुक नहीं किया था। कैन आई से इट इज माय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सिचुएशन?
इट इज माई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सिचुएशन। नीचे देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर टेस्टिंग अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेएबल, देखो द पॉपुलेशन वुड नॉट बी योर लिस्टिंग, रादर हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली क्या क्या डिसबर्समेंट्स हुए हैं, पेमेंट्स हुए हैं, क्या क्या अनपेड इनवॉइसेस अभी तक बाकी हैं, सप्लायर्स के स्टेटमेंट्स निकालो। फिर सर कैन यू सी वर्ड अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट्स, मतलब ऐसे रिपोर्ट जिसे पता चल रहा है कि आपने गुड्स रिसीव किया होगा पर लेट्स से एंट्री बुक्स में नहीं पास किया है अभी तक। मतलब याद है आप पीपी 3 वे मैच लगाते थे, इनवॉइस, पीओ एंड जीआरएन, याद आ रहा है क्या? अब हो सकता है मेरे पास इनवॉइस, पीओ, जीआरएन के साथ में 4 वे मैच बोल रहा हूं कि इसका आपने लाइबिलिटी भी बुक किया कि नहीं किया। पता चले पीओ है, जीआरएन है, गुड्स रिसीव हुआ, इनवॉइस आया पर बुक्स में एंट्री नहीं हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो कहना इसे ये मिसमैचिंग मेरे को मेरे इन्वेंटरी रिकॉर्ड से पता चल सकता है, मेरे जीआरएन के रिकॉर्ड से पता चल सकता है, या अनमैच्ड जो रिपोर्ट्स रहेंगे इनवॉइसेस के उससे पता चल सकता है। ये सब तरीके से शायद मुझे पता चलेगा कुछ ऐसा लाइबिलिटी है जो कंपनी के बुक्स में नहीं आया है। प्लीज समझो, आई नो मैं डिटेल में जा रहा हूं। सबसे पहले पॉपुलेशन सही होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट नहीं है तो सैंपलिंग का मेथड और टाइप से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, माय पॉपुलेशन जिस पे मैं सैंपलिंग लगाऊंगा वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट। एंड अप्रोप्रिएट कब होता है, जब वो मेरे ऑडिट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चूज किया है। मतलब आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को पहले देखना था ओवर स्टेटमेंट, अभी क्या देखना है, अंडर स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सही पॉपुलेशन डिफाइन किया जाता है। तो सोचो आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकॉर्डिंगली सोचो क्या सही पॉपुलेशन होगा, उसके बाद सैंपलिंग के ऊपर हम जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा बात समझ में आ रहा है क्या? ये एग्जाम्पल हमने तब भी डिटेल में डिस्कस किया था, वापस से एक्सप्लेन किया बिकॉज मुझे मालूम है ऐसा एग्जाम्पल पे आईसीआई एक एमसीक्यू बना सकता है या करेक्ट इनकरेक्ट बना सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? करेक्ट इनकरेक्ट पता है क्या करेगा, ये सेम जो ऑन द अदर एंड है ना, व्हेन टेस्टिंग, ऐसा कैसे उठा के क्वेश्चन बना देगा। समझ रहे क्या मेरा बात? और पता है आंसर क्वेश्चन क्या बनाएगा, व्हेन टेस्टिंग फॉर अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल द पॉपुलेशन वुड बी द अकाउंट्स पेएबल लिस्टिंग। करेक्ट और इनकरेक्ट, आंसर आएगा इनकरेक्ट। और आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा सेंटेंस को। बात समझ में आया क्या? इसीलिए मॉड्यूल में ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, वो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। कैन आई गो नेक्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है क्या आपको? परफेक्ट, जस्ट 1 सेकेंड। हेलो, आगे जाएं बेटा। तो कहने से पॉपुलेशन में सबसे पहला चीज क्या चेक करेंगे, पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं। दूसरा चीज कंप्लीटनेस चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ही इनकम्प्लीट हुआ, एक सिंपल सिचुएशन समझो, याद है हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी चेक कर रहे थे, पीपी में जो एडिशंस का लिस्टिंग है अगर वो इनकम्प्लीट रहा, अरे चैप्टर 9 भूल जाते हो आप। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेक कर रहे हो, याद है क्या, एक हम शेड्यूल ऑप्टिंग करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस लेस डिलीशंस गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो? अब ये ओपनिंग बैलेंस तो कहना इसे, अगर लेट्स से कोई तुम्हारा बिल्डिंग्स होता है, बिल्डिंग्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से आएगा। ये जो करंट ईयर के एडिशन एंड डिलीशन है इनके ऊपर तो हम चेकिंग करते हैं ना एक्चुअली में करंट ईयर में। अगर मैं बोलता हूँ एडिशन डिलीशन का लिस्टिंग ही इनकम्प्लीट हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस भी गलत आएगा। और अगर लिस्टिंग इनकम्प्लीट हुआ तो मेरा सैंपल कितना भी अच्छा लगा लो, क्या फायदा होने वाला है? तो मेरा पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट हुआ तो मेरा सैंपलिंग कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई कंप्लीटनेस के लिए आपको कंट्रोल टेस्ट करना पड़ता है। क्या टेस्ट करना पड़ता है? कंट्रोल्स। याद करो ना, ये जो रिपोर्ट आ रही है पीपी की, ये एक तरीके से FAR है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। कहां से आ रहा है? कंपनी के ERP से आ रहा है। अगर मेरे को कंपनी के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे कंफर्ट रहेगा तो उनसे जो रिपोर्ट आएगी, याद है क्या, IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स जहां पर आप मैन्युअली डिसाइड कर रहे हो मेरे को रिलाई करना है कि नहीं करना है, बट ये रिपोर्ट कहां से आ रही है? सिस्टम से आ रही है। इसीलिए आपको जनरल IT कंट्रोल पे कंफर्ट चाहिए, एप्लीकेशन कंट्रोल पे कंफर्ट चाहिए, तब जाके उस सिस्टम से जो रिपोर्ट्स आएगी ना, वो रिपोर्ट्स पे आपको कंफर्ट आएगा कि भाई वो रिपोर्ट क्या है, कंप्लीट है या नहीं है। ये कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, ये चेक करने के लिए ही तो आपने अच्छे IT कंट्रोल्स लगाए थे और आपने उनको चेक किया था। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? कैन वी गो नेक्स्ट? थर्ड पॉइंट, रिलायबल। अब मतलब थर्ड स्टेप तो क्या है, पॉपुलेशन सही सेलेक्ट कर लिया, कंप्लीट लिस्ट ऑप्टिंग कर लिया, अब अल्टीमेटली आपको सैंपलिंग ही लगाना पड़ेगा ना यार। तो आपको उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन लगेगा ना, ऑडिट एविडेंस जो लगेगा ना, वो कैसा लगेगा? रिलायबल लगेगा। याद करो SF500 में, माय ऑडिट एविडेंस शुड बी रिलायबल एंड रेलेवेंट। रेलेवेंट कब होगा? जब पॉपुलेशन सही होगा। समझ लो क्या मेरे बात? और रिलायबल कब होगा?
सर डिपेंड करेगा कौन से सोर्स से एविडेंस आ रहा है। एक्सटर्नल सोर्स इज मोर रिलायबल देन इंटरनल, रिटर्न इज मोर रिलायबल देन ओरल, याद आ रहा है क्या? ऑब्टेन डायरेक्टली बाय ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन ऑब्टेन थ्रू द मैनेजमेंट, याद है कुछ ऐसा? इंटरनल कंट्रोल्स विल बी स्ट्रॉन्ग, तो मैं इंटरनल एविडेंसेस को रिलायबल समझ सकता हूं, कुछ याद है ऐसा? तो ये सब चीजें मेरे को दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो सिंपल है, पहले पॉपुलेशन सही होना चाहिए, उसके लिए अप्रोप्रिएटनेस देखेंगे, कंप्लीटनेस देखेंगे एंड रिलायबिलिटी देखेंगे, उसके बाद हम सैम्पलिंग के ऊपर जाएंगे। अभी के लिए सैम्पलिंग क्या है? not testing 100% items in the population. Sir, my sample selected should be a true representative of entire population. Do I apply sampling in both control testing and amount testing? Yes. For both compliance procedure as well as substantive procedure. इतना क्लियर है क्या? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाए, अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी। क्या आपको ये तीनों चीजें याद रहेंगे? आगे बढ़े डायरेक्टली। Can you see a next heading? Samples must be representative. Sir, representative मतलब true representative of the entire population. Because आपका conclusion किसके ऊपर आएगा? पूरे population पे आएगा, sampling के basis पे। अगले पेज पे आओगे, आपको डायग्राम दिखेगा, देखो। Sampling process is performed both on test of controls as well as test of details. देखो controls में आप क्या ढूंढ रहे हो? Are you trying to identify deviations? And amount testing जब कर रहे हो, you are trying to identify misstatements. याद है कि वर्ड्स पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स? यस और नो? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, अप्रोचेस टू सैम्पलिंग पे आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर उन्होंने दो अप्रोचेस दिए हैं, दो टाइप्स दिए हैं। पहला वाला है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दूसरा वाला है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे भी। दो अप्रोचेस हमारे पास में, एक है स्टैटिस्टिकल, दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल। आईसीआई का फेवरेट एरिया है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछने का, चाहे उसके एडवांटेज पे पूछ ले, उसके डेफिनेशन पे पूछ ले, किसी न किसी तरीके से बार बार। अगर वो मेथड से बोर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछेंगे अप्रोचेस के ऊपर। पहले एक ब्रॉडर लेवल पे लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। देखो स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या बोलता है, यू आर एक्चुअली नॉट यूजिंग ओनली योर जजमेंट। जजमेंट का इस्तेमाल थोड़ा बहुत होता है, पर यहां पर कोई ना कोई एक साइंटिफिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करोगे, कोई ना कोई एक लॉजिकल तरीके से आप सैंपल को सेलेक्ट करने का ट्राई करोगे। मतलब सर यहां पर याद है कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड पढ़ाया था आपको, जहां पर अपन सिंपल रैंडम या स्ट्रैटिफाइड रैंडम, मतलब रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, एक रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ आता है कि रैंडम नंबर टेबल, मतलब कोई ना कोई एक लॉजिकल तरीके से आप सैंपल सिलेक्शन कर रहे हो, आप ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज कर रहे हो दैट एक्चुअली में अगर मैं इतना सैंपल सेलेक्ट करता हूं तो कितना सैम्पलिंग रिस्क के ऊपर इंपैक्ट आएगा। यू आर थिंकिंग दैट इफ माय सैम्पलिंग गोज रॉन्ग, क्या पॉसिबल इंपैक्ट आ सकता है मेरे कंक्लूजन के ऊपर। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो नॉर्मली आपका एक बहुत ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक अप्रोच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच। जस्ट 1 मिनट। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच। अब देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है जो आपको एग्जाम में लिखने का है। मॉड्यूल में हो, पेज नंबर डायरेक्टली 1C.54। देखो क्या बोलता है सर, यहां पर रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम है, यू आर गोइंग टू यूज प्रोबेबिलिटी थियरी एंड अब कोई ना कोई तरीके से एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहां ना प्योरली जजमेंट के बेसिस के ऊपर सैंपल सिलेक्शन नहीं होगा, यहां पर कोई ना कोई एक लॉजिकल मैकेनिज्म ढूंढा जाएगा कि हम यहां पे कैसे सैंपलिंग लगाए। देखो कुछ एग्जांपल्स देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला था, रैंडम सैंपलिंग। आगे एक मेथड आने वाला है जहां पर हम क्या बोलेंगे, रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करो। आप याद है क्या, या एक सिस्टम का इस्तेमाल करो जो रैंडम नंबर जनरेट करके आपको देगा आइडियली। मतलब कहना इसे जजमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फिर याद है क्या, इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग, एक सैंपलिंग इंटरवल आइडेंटिफाई करो एंड अकॉर्डिंगली सैंपल सिलेक्शन करो। मतलब सर यहां पर ना हैप्पीजार्ड सैंपलिंग नहीं है कि अपने जजमेंट के बेस पे डिसाइड कर लो क्या सेलेक्ट करना और क्या सेलेक्ट नहीं करना है। कोई ना कोई लॉजिकल अप्रोच रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगा। दैट इज व्हाई वी से इट इज अ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच। सर व्हाट इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, जहां पर ये कुछ भी नहीं होता है, मतलब प्योरली जजमेंट के बेसिस पे सैंपल सिलेक्शन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच। देखो यहां पे आगे जाके नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मिलेगा, यहां क्लियरली लिखा है, देखो अंडर दिस अप्रोच सैंपल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। ऑब्वियसली ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं रहेगा, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इसीलिए थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया है। किसे क्रिटिसाइज किया है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। देखो एक लाइन में लिखा है, द नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज क्रिटिसाइज्ड
क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज नीदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक। तो मेरे को पता है क्या, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के डेफिनेशन में क्या लिखना है, रैंडम सिलेक्शन लिखना है, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी लिखना है, ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है ये लिखने का है। डू यू गेट माय पॉइंट? प्योरली जजमेंट या बायसनेस नहीं होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में, ये लिखने का है। अगर आप ये कीवर्ड्स लिख पाओगे, मैंने मार्क करवा के आपको दिए है, ये कीवर्ड्स अगर आप लिख पाओगे, देखो, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी, इट इज मोर साइंटिफिक इन नेचर, कोई पर्सनल बाइस नहीं है, प्योरली साइंटिफिक नेचर है। अगर इस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो आपका स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का आंसर हमेशा कंप्लीट रहेगा। ये वर्ड्स आपको कैच करने ही पड़ेंगे। मैंने मार्क किए दिए हुए पेज नंबर 1C.54 आपके क्लास नोट्स में लिखवा के भी दिया, आई एम श्योर अबाउट इट, ये 100% क्लास नोट्स में लिखवा के दिया आपको मैंने, ठीक है। ये क्या वर्ड्स कैप्चर हो रहे हैं, परफेक्ट समझ में आया आपको क्या वर्ड्स लिखने का आपको? नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में क्या लिखना पड़ेगा सर? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। फायदा क्या है? बहुत सिंपल है अप्लाई करने के लिए, दिमाग लगाने ज्यादा जरूरत ही नहीं है, प्योर जजमेंट का इस्तेमाल करना है। और क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है एंड साइंटिफिक नहीं है। कि एक बेसिक कंटेंट आपको आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उतना आ रहेगा समझ में? बोलो, परफेक्ट है इतना? आगे बढ़े। अब एग्जाम में अलग से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर appropriateness of sampling approaches, पेज नंबर 1C.57, वहां पर नीचे आपको एक हेडिंग मिलेगा, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दिख रहा है क्या आपको? एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। यहां पर एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आईसीआई ने ऑलरेडी पूछा है, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद बहुत बार हो गया है, शायद चांसेस अब कंपैरेटिवली कम बन जाते हैं, बट स्टिल रिस्क क्यों लेने का है, आपको पता होना चाहिए। सर ये साइंटिफिक अप्रोच है तो सिंपल है, सिर्फ याद है क्या, पॉपुलेशन में नंबर ऑफ लाइन आइटम्स बढ़ जाएंगे, इससे मेरा सैंपल साइज नहीं बढ़ेगा। याद है क्या, ये लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे आगे फैक्टर्स के अंदर आएगा। सिर्फ पॉपुलेशन का लाइन आइटम बढ़ जाने से मेरा सैंपल साइज नहीं बदलता है, क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच है, यहाँ पे प्योर जजमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। लॉजिकली हम सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ अमाउंट अगर सिमिलर है, नंबर ऑफ लाइन आइटम बढ़ गया है, तो इससे मेरे लिए रिस्क ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो मैं शायद सैंपल साइज को अननेसेसरीली बढ़ाऊंगा नहीं। देखो मेथड, एडवांटेज नंबर 1 देखो, द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एरिया। मतलब सिर्फ नंबर ऑफ लाइन आइटम बढ़ जाने से मेरा ओवरऑल सैंपल साइज नहीं बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज को मार्क करो, सर दिस इज डेफिनेटली मोर ऑब्जेक्टिव, मोर साइंटिफिक एंड मोर डिफेंसिबल। डिफेंसिबल वेयर? इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई विल बी एबल टू प्रूव दैट, आर्ग्यूमेंट कर पाऊंगा, जजमेंट के बेसिस पे सैंपल सिलेक्शन नहीं किया, ये मेरा लॉजिक था, ये मेरा क्राइटेरिया था, ऐसे मैंने सैंपल को सेलेक्ट किया और ऐसे मैं कंक्लूजन ड्रॉ करके पहुंचा हूं। क्या ना, इससे ये ज्यादा डिफेंस डिफेंसिबल रहेगा, मतलब लॉजिकल रहेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पर आप क्लियरली बोल पाओगे आप बायस्ड नहीं थे और आपने प्योरली अपने जजमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। क्या पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर है? एक पॉइंट और पिक कर लो सर। सर दिस मेथड प्रोवाइड्स अ मींस टू, मार्क द वर्ड, एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज विद अ स्पेसिफिक रिस्क। बाजू में लिखो एग्जांपल, यूज ऑफ सैंपलिंग रिस्क। पॉइंट नंबर सी के बाजू में लिखो यूज ऑफ सैंपलिंग रिस्क। देखो, आज आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो पढ़ा रहे थे, तो आपको बता रहे थे ना कि आपको कितना अश्योरेंस चाहिए, लोअर लेवल अश्योरेंस चाहिए, मॉडरेट अश्योरेंस चाहिए, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए। कंट्रोल टेस्टिंग में आपको कितना अश्योरेंस चाहिए, उस हिसाब से आपका सैंपल साइज बढ़ता था। बहुत ज्यादा अश्योरेंस चाहिए तो मैंने आपको याद है एग्जांपल दिए थे, नॉर्मली कंट्रोल टेस्टिंग में हमारा सैंपल साइज 30, 45, 60 होता है। हायर अश्योरेंस के लिए 60, मॉडरेट अश्योरेंस के लिए 45
एंड लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस के लिए 30। कैन आई से अश्योरेंस पे डिपेंडेंट है, मतलब कैन आई से एक तरीके से आप सोचते थे कि मेरे को अगर अच्छा अश्योरेंस चाहिए, मैं 60 चेक करूंगा और मैं कितने डेविएशन टॉलरेट करूंगा। याद है कि वर्ड हाउ मच डेविएशन यू आर रेडी टू टॉलरेट, याद आ रहा है क्या? कितने डेविएशन मतलब कितनी गलतियां आप टॉलरेट कर पाओगे। तो कहना इसे सैम्पलिंग रिस्क कॉन्सेप्ट की वजह से आप ये एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हो। इस अश्योरेंस के लिए इतना सैंपल चेक करना चाहिए और मिनिमम और मैक्सिमम इतने डेविएशन टॉलरेट करना चाहिए। इससे एटलीस्ट एक अमाउंट या क्वांटिफिकेशन करना पॉसिबल होता है। जजमेंट के अंदर बहुत डिफिकल्ट है, कितने सैंपल चेक करूंगा, क्या आउटकम आएगा, कितना टॉलरेट करूंगा, ये जजमेंट डिफाइन करना आसान नहीं होता है। जबकि अगर आप थोड़ा आप क्वांटिफिकेशन करने का ट्राई करोगे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक के साथ में, तो वो पॉसिबल होगा। किस अप्रोच में? स्टैटिस्टिकल अप्रोच में, जहां आप सोच सकते हो। याद है क्या तुमको कौन सी भी पढ़ाया था? वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। जहां पर वैल्यू या अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा होता है वहां हमको ज्यादा सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। याद आ रहा है क्या? हाँ, तो बेसिकली ये जो ओवरऑल एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है तुम्हारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस कैन बी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। दोनों चीजें हैं, अगेन बहुत बार ये पहले भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। गारंटी नहीं है ऐसा कैसा क्वेश्चन रिपीट हो, बहुत बार ऐसा और पूछा जाए और आ भी सकता है। दोनों चीजें इसलिए अपने को पता होना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम कैन वी गो फॉर द, चलो नीचे आओ। एक इंपॉर्टेंट लाइन था जो आपको मार्क करने का है। कम टू पेज नंबर 1C.55। एक बोल्ड के अंदर कंटेंट लिखा हुआ रहेगा। चाहे आपको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करना चाहिए या नॉन स्टैटिस्टिकल, ये डिसीजन जो है ये प्योरली किस पे डिपेंडेंट रहेगा? ऑडिटर के जजमेंट पे रहेगा। अब यही सबसे बड़ा जोक है, दैट अ जजमेंट विल डिसाइड विच approach. Do you get my point? And you are saying in an approach you can't use judgment. Are you understanding my point? But remember that's how the entire audit process is. वो ultimately आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे ही पूरा का पूरा इंडस्ट्री डिपेंडेंट होता है। तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। मतलब विच अप्रोच टू यूज विल बी हेवीली डिपेंडेंट ऑन अल्टीमेटली ऑडिटर्स जजमेंट। इट विल बी हिज और हर कॉल। अभी गुड अबाउट दिस। तो सर इन सिंपल टर्म सैम्पलिंग का मतलब समझ में आ गया, पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ में आ गया, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, इतना डिटेल में डिस्कस हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है वो है मेथड्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर, in your modules come to page number 1C.62 sample selection methods। सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, इन्होंने आपको 5 मेथड्स डिस्कस करके दिए हैं। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे रेलेवेंट है वो है MUS, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। मतलब सर जहां पर आप प्योरली कितना मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है इन रेस्पेक्टिव एरियाज, इसके बेसिस के ऊपर सैंपल सेलेक्ट करोगे। सिंपल है, जहां पर मॉनिटरी वैल्यू ज्यादा रहेगा वहां आपने पहले सैंपल का सिलेक्शन करना चाहिए। मतलब सर सिंपल है, लाइन आइटम्स को आप सॉर्टिंग करोगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। हायर द अमाउंट इन्वॉल्व, आइडियली दैट शुड बी गिवन द मोर प्रेफरेंस while selecting a sample. This method is called as monetary unit sampling. Don't you think amount testing में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये रहेगा, दैट इज MUS। मॉड्यूल में सिर्फ एक लाइन लिख के दिया है, मॉनिटरी वैल्यू को कंसीडर करना है while sample selection, while evaluation of sampling। ये अप्रोच कहलाएगा मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग अप्रोच। इज दिस क्लियर टू यू? दूसरा जो रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, दैट इज माय रैंडम सैंपलिंग। यहां पर दो चीजें आएगी, एक आएगा सिंपल रैंडम और दूसरा आएगा, एक आएगा सिंपल रैंडम, दूसरा आएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम। सिंपल रैंडम एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम। 1 मिनट। हाँ, तो सेकंड मेथड है मेरे लिए रैंडम सैंपलिंग। इसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिंपल रैंडम, दूसरा स्ट्रैटिफाइड रैंडम। अब ये किस पे डिपेंडेंट है? सिंपल चीज है, आपका जो पॉपुलेशन है ना उसका नेचर क्या है। अगर आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस नेचर का है, मतलब सर जहां पर ना वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, अमाउंट्स बहुत क्लोज टू ईच अदर है, मतलब सर चाहे मैं आइटम नंबर 1 सेलेक्ट करूं या 5 सेलेक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट इन्वॉल्व ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का है, ट्रांजैक्शन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का है, तो शायद आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है जो पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, मतलब सर अमाउंट इन्वॉल्व का जो डिफरेंस है 525 रुपीज से लेकर के 5
करोड़ 25 लाख तक का है, मतलब तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोल सकते ना 525 वाला सैंपल निकालो या 5 करोड़ वाला सैंपल निकालो, एक आइटम पिक करो, सेम ही बात होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर अमाउंट के अंदर ऐसा वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मैं बोलूंगा ये हीट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। यहां पर पहले मेरे को पॉपुलेशन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, स्ट्रैटास में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग के साथ में। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1C.63 सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जब आपको लगता है पॉपुलेशन का नेचर सिमिलर नेचर का है, ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के आइटम्स मिलकर के एक पॉपुलेशन को बना रहे हैं, यू कैन यूज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। देखो सर, अंडर दिस मेथड ईच यूनिट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन विल हैव अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सर यहां पर आप सिंपल है, एक रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? रैंडम नंबर टेबल का। ये शायद एक प्रॉपर रैंडम नंबर टेबल का प्रिंट आउट हो सकता है, या एक सिस्टम से रैंडम नंबर टेबल आपने जनरेट किया होगा जहां पे कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए रहेंगे और उससे आप सैंपल्स को पिक करना चाहोगे। देखो रियल लाइफ में कैसा होता है, सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन पे हम एमयूएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉनिटर यूनिट सैंपलिंग। उसके बाद मान लो जो मेरे हाई वैल्यू आइटम्स थे वो सेलेक्ट हो गए। अब जो बाकी आइटम्स बचे ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट इन्वॉल्व के हैं। तो अब मेरे को मतलब सोचो ना, जस्ट इमेजिन टोटल 1000 लाइन आइटम्स है, उसमें से टॉप 100 मैंने चेक कर लिए। अब जो बचे हुए 900 है ना, वो ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ रेंज बहुत छोटा है। मतलब या मैं 800 आइटम पिक करूं या 101 वाला आइटम पिक करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल रैंडम लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? सिंपल। सो आई विल यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, एमयूएस प्लस सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सर सोच समझ करके सोचा जाएगा कि मैं कहां पर कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं। पहले एमयूएस लगा दिया, फिर मुझे लगता है जो पॉपुलेशन बचा है ना उसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, रेंज बहुत छोटा है, सिमिलर नेचर के आइटम्स है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करूंगा, जहां पे आउट ऑफ दीज 900 आइटम्स इफ आई हैव टू सेलेक्ट 90 सैंपल्स, मैं एक रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करूंगा। उसमें लिखा होगा 88th नंबर, तो 88th नंबर लाइन आइटम रहेगा, वो मेरे लिए सैंपल नंबर 1 बन जाएगा। अगला वाला रहेगा 192, तो 192 नंबर वाला जो लाइन आइटम रहेगा वो मेरे लिए सैंपल नंबर 2 बन जाएगा। ऐसे सैंपल का सिलेक्शन किया जाएगा कंप्लीटली अनबायस्ड तरीके से। हर लाइन आइटम के पास में इक्वल चांस होगा ऑफ गेटिंग selected. This method is called as simple random sampling. Very simple to use, not very time consuming, but also very effective in real auditing mechanism. आ जाओ सर, यहां पर हम ध्यान रखना, each item in a population is selected with the use of, mark the word, a random number table. It can be a proper physical random number table or it can be generated from a computer program. नीचे देखो sir, this method is considered appropriate when the population to be sampled consists of, mark the word, reasonably similar units और दे फॉल विद इन अ रीजनेबल रेंज। मतलब कैसा नेचर का पॉपुलेशन होगा? होमोजीनियस नेचर का पॉपुलेशन होगा। नीचे एग्जांपल भी दिया देखो उन्होंने, सर इफ द लाइन आइटम्स आर लेट्स से अमाउंट इन्वॉल्व जो है 55,000 से लेकर के 2,25,000 का रेंज है, छोटा सा रेंज है, चाहे 55,000 वाला लाइन आइटम पिक करो या 2 लाख रुपए वाला लाइन आइटम पिक करो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये रेंज इतना बड़ा होता 525 टू 10,50,000, तो कैन आई से वी वुड हैव गॉन टू द सेकंड अप्रोच, दैट इज माय स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्या सिंपल सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग समझ में आया है क्या? सर सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड रैंडम में डिफरेंस क्या है? यहां पर पॉपुलेशन होमोजीनियस है, यहां पॉपुलेशन हीट्रोजीनियस है, मतलब सर जहां पर रेंज बहुत बड़ा है, तो पहले हम उसको ब्रेक करेंगे। तो इन केस ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। एग्जांपल देखो, 10 लाख से ऊपर वाले एक अलग सब पॉपुलेशन बन जाएगा, 775 से 10 लाख का एक अलग पॉपुलेशन बन जाएगा। ऐसे अलग अलग सब पॉपुलेशन बनाएंगे और फिर कहां ज्यादा रिस्क रहने वाला है? यहां रिस्क ज्यादा रहेगा जहां पे 10 लाख के ऊपर का लाइन आइटम है। कहना इसे यहां आपका सैंपल सिलेक्शन ज्यादा क्वांटिटी करेंगे, यहां कंपेरेटिवली कम क्वांटिटी करेंगे। मतलब कहना इसे अब लगाने वाले सिंपल रैंडम ही है, बट पहले पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे और फिर उनमें से सैंपल सिलेक्शन करेंगे। सो बेसिकली स्ट्रैटिफाई का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना और फिर उसके बाद सैंपलिंग अप्रोच को लगाना। यहां पर भी रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा, बट पहले पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया जाएगा, मतलब heterogeneous को homogeneous में कन्वर्ट किया जाएगा and then sampling will be applied. This method is called as stratified random sampling. 2 मिनट स्पेंड करो, सिंपल स्ट्रेटिफाइड वापस से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, आपको आना चाहिए। स्पेंड 2 मिनट्स।
डन। आगे बढ़े। तो सर रैंडम सैम्पलिंग हो गया, एमयूएस हो गया, अब बचे कौन से तीन और मेथड। सेकंड वाला है इंटरवल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये भी ना एक तरीके से रैंडम सैम्पलिंग जैसा ही है। यहां पे क्या बोलता है, आप एक सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल मेरे पॉपुलेशन में टोटल लाइन आइटम्स कितना है, 10,000 लाइन आइटम्स है। मेरे को सैंपल सेलेक्ट कितना करना है, लेट्स से 100 सैंपल सेलेक्ट करना है। कितना सैंपल सेलेक्ट करने का है, 100। तो कहना है इसे मैं एक सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट करता हूं। व्हाट इज सैम्पलिंग इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन, मतलब कितने लाइन आइटम्स है, डिवाइड बाय योर सैंपल साइज। दिस विल गिव यू अ सैम्पलिंग इंटरवल। मतलब अगर मैं 10,000 लाइन आइटम्स में से एक हर 100th आइटम को पिक करते जाऊं तो मेरा पूरा 10,000 लाइन आइटम कवर भी हो जाएगा और 100 सैंपल सेलेक्ट भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट करूंगा, फिर मेरे जो 10,000 लाइन आइटम रहेंगे उनको हैपेजार्डली एक जगह पे अरेंज करूंगा विदाउट लेटिंग द बायसनेस कम इनटू पिक्चर। एज अ जूनियर मैं ये 10,000 लाइन आइटम को इकट्ठा करूंगा, सीनियर को बोलूंगा तुम अनबायस तरीके से 100 सैंपल्स निकालो। वो रैंडमली कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पिक करेगा, वहां से हर 100 आइटम पिक करते जाएगा। मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हो। पहले 50 के लिए यहां से शुरुआत किया, अगले 50 के लिए मे बी कोई और मिडिल पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं आइडियली। इस तरीके से आप कंप्लीटली अनबायस्ड अप्रोच यूज करते हुए, बिना रैंडम नंबर टेबल के, बिना एक कंप्यूटर के, सिर्फ एक एक्सेल भी अगर आपके पास में है बिल्कुल बेसिक लेवल का, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्सेल से भी आप ये 100 सैंपल अनबायस्ड तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग और सिस्टमैटिक। एंड ऐसे डिपेंडेंट किसके ऊपर है, सैंपलिंग इंटरवल के ऊपर है कि कौन से कितने आइटम के बाद में नेक्स्ट आइटम पिक करने का है। तो वो जो सैंपलिंग इंटरवल है ना, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू कैलकुलेट सैंपलिंग इंटरवल, सैंपलिंग इंटरवल इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम्स इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज जो आपने डिसाइड किया होगा। इससे आपको पता चलेगा हर कितने आइटम के बाद मुझे नेक्स्ट आइटम पिक करना चाहिए। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लियर है क्या, पक्का। अगले वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वन हैप्पीजार्ड सैंपलिंग। अब ये एक्चुअली में रैंडम सैंपलिंग है। मतलब यहां पर वो बोलता है जजमेंट का इस्तेमाल करो बट फिर भी बायस मत होना। बट यहां पर कोई साइंटिफिक तरीका नहीं रहेगा, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं रहेगा, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है। मतलब प्योरली जजमेंट के बेसिस पे सैंपल सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक्चुअली बोलने के लिए रैंडम सैंपलिंग रैंडम साउंड करता है, पर वो साइंटिफिक है। वहां रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, अलग अलग अप्रोच यूज कर रहे हो। हैप्पीजार्ड कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, यहां प्योर जजमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक्चुअली में ये काफी रैंडम नेचर का सैंपल सिलेक्शन है। डू यू अंडरस्टैंड हैप्पीजार्ड सैंपलिंग? एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज ब्लॉक सैंपलिंग। ब्लॉक सैंपलिंग काफी कम यूज करते हैं। रादर देन सेलेक्टिंग इंडिविजुअल आइटम्स, ये क्या बोलता है, फरवरी महीने के लास्ट 100 ट्रांजेक्शन पिक कर लो, अप्रैल महीने के 10th से लेके 15 अप्रैल के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सारा सारा सेलेक्ट कर लो। मतलब पूरा ब्लॉक सेलेक्ट करो रादर देन सेलेक्टिंग इंडिविजुअल सैंपल्स। क्योंकि ये क्या बोलता है, नॉर्मली जब गलतियां की जाती है, फ्रॉड किया जाता है, तो पता है क्या, सारा फ्रॉड एक जगह पे नहीं होता है। उस फ्रॉड के आइटम्स को, एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे साल भर के पीरियड में। तो जब आप इंडिविजुअल सैंपल सेलेक्ट करोगे तो गलती ढूंढना मुश्किल होगा। अगर आप ब्लॉक का ब्लॉक उठाओगे तो शायद कंपेरेटिवली वो गलती कैच करना आसान हो जाएगा। ये मेथड हम एक्चुअली रियल लाइफ में यूज करते हैं ओनली अंडर वन प्रोसीजर, दैट इज कट ऑफ प्रोसीजर। साल के एंडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट 5 दिन के सारे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, अगले साल के स्टार्टिंग के पहले 5 दिन के सारे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। कट ऑफ प्रोसीजर के दौरान ब्लॉक सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का। दीज आर योर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे पूछेंगे, रैंडम सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एमयूएस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर एक क्वेश्चन अलग से आना हुआ तो इंटरवल बेस्ड या सिस्टमैटिक सैंपलिंग पे आ सकता है। ब्लॉक हैप्पीजार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मतलब पता होना चाहिए। एमसीक्यू वगैरह अगर आ गया तो आपको आंसर देना आना चाहिए। अभी गुड। तो सर सैंपलिंग के अंदर व्हाट इज सैंपलिंग, पॉपुलेशन का रेलेवेंस क्या है, सैंपलिंग कंट्रोल टेस्टिंग में भी आता है, अमाउंट टेस्टिंग में भी आता है, अप्रोचेस टू सैंपलिंग क्या है, एंड मेथड्स क्या है। देखो रियल लाइफ में मेजोरिटी चांसेस है क्वेश्चन यहीं तक आके खत्म हो जाएगा। अगर 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन है, जनरल चांसेस है यहीं पे आ जाएगा। अब एक और टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। क्या टॉपिक आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। आपको नोटबुक के अंदर मैंने एक समरी लिखाया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। देखो ऐसा हेडिंग रहेगा,
तीन पार्ट में डिवाइड किए होंगे, टॉलरेबल एरर, एक्सपेक्टेड एरर एंड तीसरा रहेगा सैम्पलिंग रिस्क। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, पर ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, टॉलरेबल एरर, एक्सपेक्टेड एरर, सैम्पलिंग रिस्क। सुनो, ये क्या बोलता है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो मेरे सैंपल साइज को इंपैक्ट करते हैं। किसको इंपैक्ट करते हैं? सैंपल साइज को। अब पहले बात तो मुझे बताओ, सैंपलिंग हम कंट्रोल टेस्टिंग में भी लगाते हैं, अमाउंट टेस्टिंग में भी, दोनों जगह लगाते हैं। कहना इसके फैक्टर्स दोनों के लिए रेलिवेंट रहेंगे। तो जब भी मैं एक फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, आई विल कीप इन माइंड बोथ कंट्रोल टेस्टिंग एज वेल एज अमाउंट टेस्टिंग। सिंपल चीज है। अगर मेरे को लगता है किसी एरिया में, अगर मेरे को लगता है किसी एरिया में चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ एरर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्या मैं ज्यादा टेस्टिंग करना चाहूंगा? तो कहना इसे एक्सपेक्टेड एरर, चाहे तो कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा है, अमाउंट टेस्टिंग कर रहा है, अगर तेरे को लग रहा है यहां चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के, तो क्या करना चाहेगा? ज्यादा सैंपल सेलेक्ट करना चाहेगा। तो कहना इसे एक्सपेक्टेड एरर। अगर मैं बोलूं हाउ मेनी एरर्स, एरर्स कैन बी, कंट्रोल टेस्टिंग किया तो डेविएशन होगा, और अमाउंट टेस्टिंग किया तो मिसस्टेटमेंट होगा। जिस एरिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के, वहां मेरा सैंपल साइज जो है कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। एकदम सिंपल सा रिलेशनशिप है बिटवीन एक्सपेक्टेड एरर एंड सैंपल साइज। ये मैंने ऑलरेडी लिखवा के दिया आपको, पढ़ लो एक बार नोटबुक के अंदर। आपने लिखा है अंडर एक्सपेक्टेड एरर एक कंटेंट लिखा होगा, रीड कर लो, अंडरस्टैंडिंग बराबर है क्या? ठीक है। अब आते हैं टॉलरेबल एरर में। टॉलरेबल एरर मतलब आप कितनी गलती टॉलरेट कर सकते हो, मतलब कहना है इसे, एक तरीके से ऑडिटर अपना मटेरियलिटी डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? मटेरियलिटी, कि भाई इसके ऊपर चीजें मेरे लिए क्या बन जाएगी? मटेरियल बन जाएगी। तो एक टॉलरेबल लेवल इज नथिंग बट योर मटेरियलिटी लेवल, बियॉन्ड विच थिंग्स विल बिकम मटेरियल फॉर यू। अब देखो, अमाउंट टेस्टिंग के अंदर याद करो ऐसे 320 पढ़ाया था, आपने लेवल्स डिफाइन किए थे, याद है क्या? मेरे एग्जांपल्स के अंदर कुछ 25 लाख का लेवल था, कि इस लेवल के बियॉन्ड सारी गलतियां क्या बन जाती है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाती है। कहना इसे, अमाउंट टेस्टिंग करते वक्त आप एक मटेरियलिटी लेवल डिफाइन करते हो। सिंपल चीज है, अगर मैं बोल रहा हूं, ढंग से दिमाग लगाना, अमाउंट टेस्टिंग का बात कर रहा हूं, किसी एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, किसी एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, मतलब चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के। कौन से स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं? मिस स्टेटमेंट्स, मतलब मैं अमाउंट टेस्टिंग कर रहा हूं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, मतलब मैं अमाउंट टेस्टिंग कर रहा हूं। कहना इसे मैं कंपेरेटिवली मेरा सैंपल साइज भी बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को जहां लग रहा है चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के, जहां मेरे को चांसेस ज्यादा लग रहे हैं गलतियां होने के, क्या मेरा सैंपल साइज भी बढ़ाना चाहूंगा कंपेरेटिवली। कहना इसे मैं कम से कम गलतियां टॉलरेट करना चाहूंगा। तो मेरा जो टॉलरेबल टॉलरेबल एरर लेवल रहेगा वो क्या रहेगा? लो रहेगा। मतलब अगर मुझे लगता है कहीं चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के, मैं मेरा टेस्टिंग बढ़ाना चाहूंगा और मैं कम से कम गलतियां टॉलरेट करना चाहूंगा। सो इज देयर अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज? कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्सली। अब मैं कंट्रोल टेस्टिंग करूं या अमाउंट टेस्टिंग करूं, रिलेशनशिप सेम रहने वाला है। कंट्रोल टेस्टिंग में बस वर्ड क्या हो जाएगा? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बन जाएगा, और अमाउंट टेस्टिंग में क्या बन जाएगा? टॉलरेबल रेट ऑफ अमाउंट बन जाएगा। यहां पर मेरा टॉलरेबल अमाउंट है, वहां मेरा टॉलरेबल डेविएशन है। सिंपल चीज है, इसका हमेशा क्या रिलेशनशिप रहेगा? इनवर्स रिलेशनशिप विथ माय सैंपल साइज। क्योंकि सिंपल सोचो, किसी एरिया में आपको रिस्क ज्यादा लगता है, आप कंपैरेटिवली ज्यादा चेकिंग करना चाहोगे, मतलब आप कम से कम गलतियां टॉलरेट करना चाहोगे। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज। क्या आपने यही लिख करके रखा है वहां पे? चेक करो, आपने क्या किया होगा? टॉलरेबल एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव। कंप्लायंस में लिखा होगा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, कितने डेविएशन टॉलरेट कर सकता हूं, और अमाउंट के अंदर लिखा होगा मटेरियलिटी लेवल, सब्सटैंटिव में लिखा होगा मटेरियलिटी लेवल, और दोनों के नीचे लिखा होगा देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद आ रहा है क्या आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद आ रहा है क्या आपको? अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वो है सैम्पलिंग रिस्क। क्या कॉन्सेप्ट है? सैम्पलिंग रिस्क। अगर आपको याद है, मैंने ऐसा कोई डिटेल्ड एग्जांपल भी दिया होगा आपको, वापस से एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं फटाफट से। सर ये चीज भी ना दोनों प्रोसीजर में रहेगी, दिस विल बी फॉर कंप्लायंस प्रोसीजर एज वेल एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर।
सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, देखो बहुत डिटेल में सिर्फ सैम्पलिंग रिस्क पढ़ाने को भी कम से कम एक लेक्चर लग जाता है, आपको ऑलरेडी मालूम है, वी हैव डन दैट, डू यू गेट माय पॉइंट? सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ओवरव्यू देने का। अज्यूम करो जब मैं कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन, कहने से कंट्रोल टेस्टिंग करते वक्त मेरा फोकस अमाउंट पे नहीं होता है, किस पे नहीं होता है? अमाउंट पे नहीं होता है। नंबर ऑफ लाइन आइटम्स कितने हैं, परचेज चेक कर रहा हूं, टोटल परचेज के ट्रांजैक्शन कितने हैं, टोटल लेट्स से सर 1000 ट्रांजैक्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है, हर परचेज ट्रांजैक्शन के लिए जो प्रोसेस बनाया वो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। सर यहां पर अमाउंट पे फोकस नहीं, अमाउंट पे फोकस कहां पे आएगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे आएगा। सिंपल चीज है, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, मैंने सैंपल सेलेक्ट किया लेट्स से 100, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, कितने डेविएशन टॉलरेट कर सकता हूं? लेट्स से माय टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मैंने बनाया 5, कितना बनाया? 5। आउट ऑफ 100 आई कैन टॉलरेट 5 डेविएशन, मैं 5% टॉलरेंस बना रहा हूं, बहुत ज्यादा है, एक सैंपल के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। अब मेरे को चेकिंग करते हुए जो एक्चुअल डेविएशन मिले वो कितने मिले? 4 मिले। कितने मिले? 4। मेरे को क्या लगा? कंट्रोल रिलायबल है, 1000 में से 100 सैंपल सेलेक्ट किया, 5 डेविएशन टॉलरेट कर सकता था, मेरे को डेविएशन मिले कितने? 4 ही मिले आइडियली। कहने से मेरे को क्या लगेगा? कंट्रोल सर रिलायबल। जबकि अज्यूम करो अगर मैं पूरे 1000 के 1000 चेक करता, सैंपलिंग रिस्क क्या रिस्क है? आपने सैंपल के बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ढंग से सुनना, आपने सैंपल के बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है ये अलग हो सकता है। किससे? अगर आपने सैंपल सेलेक्ट करने के बजाय पूरा पॉपुलेशन चेक किया होता और कंक्लूजन ड्रॉ किया होता, मतलब सर इफ आई वुड हैव टेस्टेड द एंटायर पॉपुलेशन और मेरा कंक्लूजन कुछ अलग ही आता, कहना इससे ये रिस्क किसकी वजह से है? सैंपलिंग की वजह से है। इस रिस्क को बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। दैट मींस योर कंक्लूजन कैन गो रॉन्ग इफ योर सैंपलिंग गोज रॉन्ग। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या बोल रहा हूं, 100 सैंपल के बेसिस पे मैंने बोला कंट्रोल्स आर रिलायबल, जबकि मैं पूरे 1000 चेक करता, मान लो मैं अभी भी 5 ही टॉलरेट करता था, डेविएशन मैं चेंज नहीं करता हूं, मैं 5 ही टॉलरेट करता, पर लेट्स से बचे हुए 900 चेक करते वक्त मेरे को 100 गलतियां और मिल जाती, तो हो सकता है ना अनटेस्टेड पॉपुलेशन 900 बाकी पड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कहने से कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने ज्यादा रिलाई किया कंट्रोल्स के ऊपर? तो देखो यहाँ पे 4 सिचुएशन होती है, कंट्रोल्स में 2 सिचुएशन हो सकती है। आपने रिलाई किया जबकि आपने नेगेटिव सोचना है, रिलाई शायद नहीं करना चाहिए था। आप जो कर रहे हो ना उसको ऑपोजिट सोचना है, बिकॉज आप जो डिसाइड कर रहे हो ये सैम्पलिंग के बेस पे डिसाइड कर रहे हो। व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग? सो लेट्स से आई वांटेड टू रिलाई ऑन कंट्रोल, जबकि एक्चुअली में मैंने रिलाई नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? बिकॉज मैं पूरा पॉपुलेशन चेक करूंगा तो शायद पता चलेगा गलतियां बहुत ज्यादा होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सैम्पलिंग रिस्क कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, आपको नेगेटिव सोचना पड़ेगा, व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग। सो इफ आई डिसाइड टू रिलाई ऑन कंट्रोल, मे बी शायद ये ओवर रिलायंस हो जाएगा। इफ आई डोंट रिलाई ऑन कंट्रोल, सो क्या हो जाएगा? अंडर रिलायंस हो जाएगा। मतलब सुनो, आपको लगा कंट्रोल्स अच्छे हैं जबकि एक्चुअली कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, या आपको लगा नहीं सर 5 के अंदर से 5 एरर्स है पूरे, समझ रहे हो मेरा, 5 के 5 एरर है, आपको लग रहा है नहीं यार कंट्रोल्स ठीक नहीं लग रहे हैं। या लेट्स से 5 के अंदर आपको 6 गलतियां मिल गई, आपको डर लग रहा है नहीं यार 100 के अंदर 6 गलतियां मिल गई, बाकी 1000 में बहुत, बाकी 900 में बहुत गलतियां हो सकती है। पता चला ये 6 के अंदर भी ना 2-3 क्लेरिकल नेचर के एरर्स थे जिसके कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल भी है। क्या है? कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल भी है। बट आपने क्या बोला? कंट्रोल रिलायबल नहीं है। आप क्या करोगे? डिटेल्ड अमाउंट टेस्टिंग करने के लिए जाओगे। मतलब सिचुएशन क्या है, अगर आप रिलाई करते हो तो ओवर रिलायंस हो जाएगा, रिलाई नहीं करते हो और जबकि उल्टा सोचो रिलाई करना चाहिए था मतलब अंडर रिलायंस हो जाएगा। सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस एंड रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। उल्टा सोचो, नेगेटिव सबसे बड़ा क्या है, अगर कंट्रोल रिलायबल नहीं, मैंने रिलाई कर लिया तो मैं सब्सटेंटिव भी नॉर्मल लगाऊंगा, कहने से चांसेस है ना कुछ गलतियां मैं मिस आउट कर सकता हूं। तो रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस इज एक्चुअली रिस्की, इसकी वजह से कुछ गलतियां मिस आउट हो सकती है। सिमिलरली अमाउंट टेस्टिंग करने के लिए जाऊंगा, उधर भी सेम होगा। अरे अमाउंट टेस्टिंग में तूने थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेजा कि भाई क्लाइंट के बुक्स के हिसाब से बैलेंस है 10 करोड़, तुम्हारे हिसाब से क्या है बैलेंस, रिप्लाई करो। उससे बोला आउटस्टैंडिंग बैलेंस 12 करोड़, डिफरेंस आ रहा है क्या दोनों के अंदर? प्राइमरी फिर से क्या लगेगा? गलती है। तो क्लाइंट की बुक्स में शायद ये रिसीवेबल का बैलेंस सही नहीं है, और ये गलती मेरे को एक क्लाइंट में नहीं 5-6 थर्ड पार्टी ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया, तो मेरे को क्या लगेगा? क्लाइंट की बुक्स में गड़बड़ है। बाद में पता चला रिकंसिलिएशन के बाद में क्लाइंट की बुक्स में गलती नहीं है, दोनों का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दोनों के अकाउंटिंग में टाइम गैप आ रहा है कंपैरेटिवली, डू यू गेट माय पॉइंट? दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है, इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग है, उसका परचेज रिकॉग्निशन अलग है कंपैरेटिवली। नॉर्मली गैप नहीं आता है, बट अगर आ गया तो मतलब क्लाइंट का गलती नहीं है पर तुझे क्या लगा गलती है, तू क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। फिर क्या करेगा? डिटेल में चेक करने के लिए जाएगा। तो सर कंट्रोल में 2 रिस्क है, या तो ओवर रिलाई हो जाएगा या अंडर रिलाई हो जाएगा। अमाउंट टेस्टिंग में 2 रिस्क है, या तो तुम गलत चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, या तो तुम गलत चीज को एक्सेप्ट कर लोगे या सही चीज को रिजेक्ट कर दोगे।
या तुम सही चीज को रिजेक्ट कर दोगे। तुमने देखो वहां पे 4 पार्ट बनाए होंगे। सैम्पलिंग रिस्क को तुमने डिवाइड किया कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव। कंप्लायंस में 2 रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। सब्सटैंटिव में 2 रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस एंड रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। सोचो, ओवर रिलाई किया, चांसेस है अमाउंट में भी गलतियां होगी, ओपिनियन गलत हो सकता है। गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया, देयर इज अ मटेरियल स्टेटमेंट बट यू आर एक्सेप्टिंग दैट, ये तो क्लियर कट सैम्पलिंग रिस्क है यार। कैन आई से दो सिचुएशन में रिस्क बहुत ज्यादा है, ओवर रिलायंस एंड इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, दोनों की वजह से मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है? ओपिनियन। कैन आई से दैट इज माय ऑडिट रिस्क कॉन्सेप्ट। बाकी दोनों जो है अंडर रिलाई कर लिया, कोई बात नहीं, कंट्रोल रिलायबल नहीं लगेगा, डिटेल में अमाउंट टेस्टिंग करने के लिए जाओगे, प्राइमा फेसिया डिफरेंस दिख रहा है, थर्ड पार्टी कुछ और बोल रहा है, बुक्स में कुछ और दिख रहा है, रिकंसिलिएशन चेक करने के लिए जाओगे। मतलब कहना ही से इनकरेक्ट रिजेक्शन, मतलब सही चीज को गलत रिजेक्ट कर दिया ना आपने, कोई बात नहीं, डिटेल में चेकिंग करना ही पड़ेगा, इसमें बस टाइम वेस्ट होगा, इससे आपको ऑडिट का एफिशिएंसी खराब होगा, पर ओपिनियन गलत नहीं होगा। सुनो, एफिशिएंसी खराब होगा दैट इज एक्सेप्टेबल, बट इफेक्टिवनेस मतलब ओपिनियन ही गलत हो जाना, ये बहुत चैलेंजिंग चीज है। इसलिए आपने कंक्लूजन लिखा होगा, ओवर रिलायंस एंड इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस की वजह से योर ओपिनियन कैन गो रॉन्ग, इट विल इफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर ऑडिट। एंड जो बाकी दोनों चीजें कौन सा है, इनकरेक्ट रिजेक्शन एंड अंडर रिलायंस, इसका इंपैक्ट आपके एफिशिएंसी पे आएगा और कुछ पे नहीं आएगा। क्लियर है क्या? क्या आपको तीनों फैक्टर समझ में आए? पक्का? एक काम करो, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर, आपके मॉड्यूल में ऐसे अलग अलग फैक्टर्स डिफाइन करके दिए हैं, पेज नंबर 1C.66। कैन यू सी एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज? अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में देखो, सीधा सीधा पॉइंट नंबर 2 इज योर टॉलरेबल एरर, ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पॉइंट नंबर 3 इज योर एक्सपेक्टेड एरर, ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पॉइंट नंबर 4 इज योर सैम्पलिंग रिस्क। तीन फैक्टर सेम है जो ऑलरेडी पढ़ा है, तीनों डिस्कस किए हमने, टॉलरेबल एरर, एक्सपेक्टेड एरर, सैम्पलिंग रिस्क। ठीक बात है। पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? सिंपल चीज सोचना, जितना ज्यादा, याद करो मेरे एग्जांपल, मुझे जितना ज्यादा अश्योरेंस चाहिए कंट्रोल पे, उतना मेरा सैंपल साइज बढ़ते जाता है। याद करो, मैंने बोला लोअर लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल अश्योरेंस। हाई लेवल के लिए कितना बोला? सैंपल 60। मॉडरेट के लिए कितना बोला? 45। लोअर लेवल के लिए कितना बोला? 30। जितना ज्यादा अश्योरेंस मुझे कंट्रोल से चाहिए, उतना ज्यादा मेरा सैंपल साइज बढ़ते जाएगा। वही लिखा है पॉइंट नंबर 1 में। देखो, द मोर अश्योरेंस ऑडिटर इंटेंड्स टू ऑब्टेन फ्रॉम कंट्रोल टेस्टिंग, कैन आई से कंपैरेटिवली लार्जर सैंपल साइज विल बी नीडेड। वहीं पे एग्जांपल लिख दो, 30, 45, 60। 60 के नीचे लिख दो हाई अश्योरेंस लेवल, हाई अश्योरेंस लेवल। क्लियरली समझ में आ जाएगा, जितना ज्यादा अश्योरेंस चाहिए उतना आपका सैंपल साइज बढ़ते जाएगा। तीन फैक्टर तो पहले पढ़ा दिए, ये फोर्थ वाला पॉइंट भी आपको समझा दिया। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? अब एक बात सोचो, कंपनी में सेम प्रोडक्ट परचेज होता है, परचेज एक ही चीज करते हैं, यही चीज रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इससे फिनिश गुड्स बनाते हैं और बेचते हैं। समझ रहे हो मेरा बात? अब नंबर ऑफ लाइन आइटम 1000 हो या 1100 या 1200, इससे कंट्रोल टेस्टिंग में क्या फर्क पड़ने वाला है? सप्लायर सेम है, रॉ मटेरियल सेम है, प्राइस सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ लाइन आइटम बढ़ जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 पे आओ। In case of large population, the actual size of population has very little effect on सैंपल साइज। हाँ, ये मैं मानता हूं, अगर पॉपुलेशन बहुत ही छोटा होता है, 5 टोटल ट्रांजैक्शन है, तो सैम्पलिंग लगाना ही नहीं चाहिए। तब तो सैम्पलिंग लगाने के बजाय सबका सब चेक कर लेना बेटर रहेगा। बट सिर्फ 1000 लाइन आइटम से मेरे लिए 1100 लाइन आइटम हो गया, 1200 लाइन आइटम हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ 1000 से 10% लाइन आइटम बढ़ जाने से मेरा सैंपल साइज को बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। सो सिर्फ प्योरली सैंपल साइज का इंपैक्ट आपको लग रहा है प्रोपोर्शनेटली बढ़ते जाएगा जितना मेरा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये गलत है। यही चीज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच में है कि भाई नंबर ऑफ लाइन आइटम बढ़ जाने से सैंपल साइज पे इतना डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आता है। ये एक अलग फैक्टर है जो मेरे को मालूम होना चाहिए। क्या आपको पांचों फैक्टर्स फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझ में आए क्या? गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार आराम से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू प्रोसेस दीज थिंग्स? हमने इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर्स में, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। एग्जाम में पता है क्या करेगा? ये जो लिखा है ना, इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन द एक्चुअल सैंपल साइज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज, दिख रहा है क्या चीज? ऐसा कैसा स्टेटमेंट पिक करेगा, करेक्ट इनकरेक्ट में डाल देगा। मतलब ऐसे स्टेटमेंट से ही करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू बनता है। मैं बोल रहा हूं मेजोरिटी जगह जहां अपने को छोड़ने का मन करता है, उनको वहीं से एमसीक्यू बनाने का मन करता है। समझ रहे हो क्या? इसीलिए हमने इनको इतना डिटेल में पढ़ा है कि तुमको क्वेश्चन में दिखेगा ना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
तो वो आराम से लिख सकता है। और यहाँ पे 4 मार्क का आंसर नहीं लिखने का है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताने का है, वो तो कर सकता है आराम से, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। आगे चले, अब आ जाओ फैक्टर्स फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। यहां पर ज्यादा चांसेस एमसीक्यू आने के। फैक्टर्स फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 1C.68, आर यू देयर? सबसे पहले आओ पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 के बाजू में लिख दो सैम्पलिंग रिस्क, कॉन्सेप्ट सेम। पॉइंट नंबर 3 इज योर सैम्पलिंग रिस्क। पॉइंट नंबर 4 इज योर टॉलरेबल एरर। नंबर 5 इज योर एक्सपेक्टेड एरर, ये ऑलरेडी पढ़ा है मैंने, ठीक है ना? नंबर 3 सैम्पलिंग रिस्क, नंबर 4 टॉलरेबल एरर, नंबर 5 एक्सपेक्टेड एरर। वो जो सेम जनरल फैक्टर्स आपको लिखा के दिए ना, वैसे लिख के दिया इन्होंने, ठीक है? अब 2-3 एडिशनल फैक्टर्स हैं यहां पे। कम टू पॉइंट नंबर 2। अगर मैं बोलता हूं किसी एरिया पे अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ये दिख रहा है कि वर्ड अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाना पॉसिबल है, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगाना इजीली पॉसिबल है। याद करो, तुमको एक एग्जांपल दिया था, एक रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है? उन्होंने अपने सारे अपार्टमेंट्स लीज पे दिए हुए हैं, लीज का रेंट अमाउंट कैलकुलेट करने का है। आपको ऑलरेडी मालूम है टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने हैं, पर अपार्टमेंट रेंटल अमाउंट कितना है, ऑक्यूपेंसी का आपको सॉफ्टवेयर दिया है ऑलरेडी पूरा का पूरा। आप परफेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल लीज से पैसा कितना आना चाहिए। इधर मेरे को सैम्पलिंग पे रिलाई क्यों करने का है? तो जहां पर मेरे पास में अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, चाहे वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, चाहे वो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, वो एक बेटर तरीका है, बेटर अप्रोच है, तो मेरा डिपेंडेंसी सैंपल सिलेक्शन में कम हो जाता है ना। So if I have other substantive procedures available, can I say my sample size will automatically come down because मुझे उस टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे सिर्फ सैम्पलिंग पे रिलाई करना ही नहीं पड़ेगा। देखो क्या बोलते हैं, द मोर ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, तो अल्टीमेटली द लेस अश्योरेंस आई विल नीड फ्रॉम सैम्पलिंग। कैन आई से ओवरऑल आई विल नीड अ लेसर और अ स्मॉलर सैंपल साइज। ये 520 एनालिटिकल प्रोसीजर में एग्जांपल भी है, कल वापस आएगा, ठीक है? कम टू पॉइंट नंबर 6। कैन यू सी वर्ड स्ट्रैटिफिकेशन? आपको ये चीज अभी जस्ट बताया मैंने, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जितना ज्यादा एक पॉपुलेशन को डिवाइड करके सैंपल, सिंपल चीज समझो, एक पॉपुलेशन में लाइन आइटम 10,000, डायरेक्टली सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, आपको 1000 सैंपल सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कंफर्ट आ रहा है। अब मैं बोलता हूं 10,000 को डायरेक्टली चेक करने के बजाय 10,000 को 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। देयर आर 10 सब पॉपुलेशन एंड इन एवरी सब पॉपुलेशन सेलेक्ट अ सैंपल। मतलब सर आई हैव अ सब पॉपुलेशन ऑफ 100, ऐसे 10 अलग अलग सब पॉपुलेशन है, सब पे इंडिविजुअली सैंपलिंग लगाया। हो सकता है सारा कलेक्टिवली जो सैंपल साइज मिला के आ रहा है ना, वो 400 ही आ रहा है। 400 out of 10,000 can give you more comfort rather than testing the 1,000 without using your brain. सो जब स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल होता है, एक पॉपुलेशन को लॉजिकल तरीके से डिवाइड करना पॉसिबल होता है, तो आपको समझ में आता है, ठीक है भाई, ये 10,000, याद करो ये बिजनेस एनवायरनमेंट भी था, सब कुछ ब्रॉडर लेवल पे समझने का ट्राई करो तो समझ में नहीं आएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। वैसे ही ओवरऑल जब एक बिजनेस में कोई भी चीज को ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, डायरेक्ट 10,000 का टोटल अमाउंट देख करके कंफर्ट नहीं आएगा। उस 10,000 को कितना स्ट्रैटिफाई कर सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो सब पार्ट्स में। जितना ज्यादा डिसएग्रीगेशन पॉसिबल होगा, उतना आपके लिए कंक्लूजन पे आना पॉसिबल होगा। मतलब इफ स्ट्रैटिफिकेशन इज पॉसिबल, अंडरस्टैंड, आई विल हैव टू सेलेक्ट अ लेसर सैंपल साइज टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ कंफर्ट, टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ कंफर्ट। मतलब 10,000 पे डायरेक्टली सैंपल सिलेक्शन करूंगा, 1000 लाइन आइटम चेक करने के बाद भी कंफर्ट नहीं आएगा, पर 10,000 को 10 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा और हर पार्ट में से अलग अलग चेकिंग करूंगा, तो शायद मे बी 400-500 सैंपल चेक करके भी ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। क्योंकि यहां पर मालूम है ना, इस पर्टिकुलर लाइन आइटम के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये टाइप का नेचर है। अरे आईटीसी सेगमेंट बाय सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हर सेगमेंट में कॉस्ट अलग नेचर का होता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ाया होगा ना आपको, टबैको का अलग होता है, एफएमसीजी का अलग होता है, होटल का अलग होता है, यस और नो? दैट इज नथिंग बट स्ट्रैटिफिकेशन ओनली। क्यों करते हैं?
पूरा आईटीसी का रेवेन्यू चेक करने के बजाय सेगमेंट बाय सेगमेंट रेवेन्यू चेक करने का, पूरा आईटीसी का कॉस्ट चेक करने के बजाय सेगमेंट बाय सेगमेंट कॉस्ट चेक करने का, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। देखो क्या बोलता है, व्हेन स्ट्रैटिफिकेशन इज पॉसिबल द सैंपल साइज विल डिक्रीज, क्योंकि देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी नॉर्मली इन द पॉपुलेशन, इसीलिए इतना बेटर होगा अगर मैं स्ट्रैटिफाई कर लूं। और आइडियली जो मेरा सैंपल का साइज भी है ना वो कम होते जाएगा, अदरवाइज मैं पागल जैसे पूरे लाइन आइटम को चेक करते जाऊंगा क्योंकि मुझे कंफर्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि एक लाइन आइटम मिल रहा है टोबैको प्रोडक्ट का, एक मिल रहा है होटल का, और ना मेरे पास में पूरा अंडरस्टैंडिंग रहेगा बिजनेस का। रादर इसके बजाय टीम्स में डिवाइड करो, हर टीम को अलोकेशन करो अलग अलग एरिया चेक करने के लिए, यू विल गेट अ बेटर कंफर्ट। सो स्ट्रैटिफिकेशन से आपका सैंपल साइज का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, अगर स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मली लाइन आइटम बढ़ जाने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, याद करो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी सेम था, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लाइन आइटम बढ़ जाएंगे उससे फायदा नहीं होगा। बट इस सिचुएशन समझना सर, परचेजेस प्रीवियस ईयर करंट ईयर, टोटल लाइन आइटम 10,000, अमाउंट कितना था ₹10,000। सो लाइन आइटम 10,000 से बढ़ के हो गए 20,000, अमाउंट इन्वॉल्व 10 करोड़ से जंप होकर के गया 45 करोड़। अब मैं बोल सकता हूं क्या, यहां मेरा जो सैंपल साइज था और जो यहां मेरा सैंपल साइज था वो सेम रहना चाहिए। यहां पे ये जंप से इंपॉर्टेंट ज्यादा पता है क्या, ये जंप है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एंड इसकी वजह से मेरे मटेरियलिटी में भी जंप आएगा, इसकी वजह से मेरे मटेरियलिटी में भी जंप आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है, तुम कैलकुलेशन कैसे करोगे, सर यहां पे जो सैंपल सेलेक्ट किया ना, लेट्स से यहां पे सैंपल सेलेक्ट किया x, कहना चाहिए ये जंप 4.5x है, समझ रहे हो, तो ये मेरे लिए 4.5x होना चाहिए, ऐसा डायरेक्टली भी नहीं बोलते हो। बीच में देखोगे मटेरियलिटी में कितना चेंज आया है लॉजिकली, तो ये बोल रहा है जंप आएगा सैंपल साइज में, बट ये भी सोचना मटेरियलिटी में भी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली सिर्फ लाइन आइटम बढ़ जाने से, अमाउंट बढ़ जाने से, पॉपुलेशन की वजह से सैंपल साइज पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, ये डायरेक्टली बोलना गलत होता है। इफेक्ट आता है बट सर डिपेंड करेगा कितना आएगा, ये आपको सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस आंसर वेरी करेगा, सिचुएशन समझना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा मेरा सैंपल साइज बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए। डायरेक्टली नहीं बोलोगे यहां पे 10,000 का 20,000 हो गया तो यहां सैंपल साइज x का 2x कर दो, वैल्यू 1 का 5 हो गया तो यहां पर x का 5x कर दो। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट चीजें बाकी भी बदलेगी, वो अजम्पशंस बदलेंगे, उसके हिसाब से आपका सैंपल साइज चेंज होगा। देखो उन्होंने एक नाइस मस्त लाइन लिख के दिया है, देखो यूजिंग मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द मॉनिटरी वैल्यू, दिखाया ना मैंने 10 करोड़ से 45 करोड़ पे गया, अरे हाँ है ना, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस सैंपल साइज अनलेस, मतलब बढ़ेगा सैंपल साइज अनलेस देयर इज अ ऑफसेट, ऑफसेट बाय अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन मटेरियलिटी। सोचो ना लास्ट ईयर जब आपका ये नंबर 10 CR था तो मटेरियलिटी लेवल था 20 लाख का, इस बार मटेरियलिटी लेवल होगा 1 CR का, मटेरियलिटी लेवल तो बढ़ गया ना, अरे हाँ है ना, तो जरूरी थोड़ी है उतना को तो पूरा डिटेल चेकिंग करना पड़ेगा, नहीं अब चीजें ज्यादा इमटेरियल होने लग गई है तो थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ना उसका। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल सैंपल साइज नहीं बदलेगा, बट सैंपल साइज प्रोपोर्शनली उतना को उतना बढ़ेगा, ये बोलना भी गलत है। इसका थोड़ा ऑफसेट इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि मटेरियलिटी के चेंजेस की वजह से मुझे एक्चुअली में सैंपल साइज जो बढ़ाना चाहिए वो कितना एक्चुअली में बढ़ाना चाहिए। बात समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब डायरेक्टली पॉपुलेशन का साइज डज नॉट इम्पैक्ट माय सैंपल साइज, इट इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव आंसर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? These are my factors affecting sample size for test of detail and test of controls. ऐसे दो कॉन्सेप्ट और हैं, मॉड्यूल्स पेज नंबर 1C.71, कैन यू सी सैम्पलिंग रिस्क या नॉन सैम्पलिंग रिस्क? मैंने आपको बोला है आईसीआई के हिसाब से ये सैम्पलिंग रिस्क का डेफिनेशन है और ये उनके 2 पॉइंट है। मैंने आपको टेबल बना के दिया था, ओवर रिलायंस, अंडर रिलायंस, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन। इन्होंने सेम चीज यहाँ पे 2 पैराग्राफ में लिख के दी है, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखने का है। बोला था या नहीं बोला था? पक्का? अरे हाँ या ना? फिर देखो कैन सी वर्ड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, सर इस बार तुम्हारा ओपिनियन गलत हुआ है पर सैम्पलिंग की वजह से गलत नहीं हुआ है, यहाँ पर ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो सकता है। सैंपल तो बेचारा बोल रहा है गलती है पर तुमने इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी है, योर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सर तुमने प्रोसीजर ही गलत लगाया है, अरे पॉपुलेशन ही गलत सेलेक्ट किया है यार, सैम्पलिंग बेचारा क्या करेगा? सो सर दिस रिस्क इज कॉल्ड एज नॉन सैम्पलिंग रिस्क, मतलब योर कंक्लूजन इज रॉन्ग बट दिस टाइम नॉट बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, दैट रिस्क इज कॉल्ड एज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। क्लियर है क्या?
पक्का? श्योर? अब आखिरी पार्ट बचता है। देखो, सैम्पलिंग लगाया, उसके बाद आपको गलतियां मिलेगी। याद है क्या? तो आपको याद है एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एसए 320 में, एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। 2 मिनट ट्राई करते हैं। टोटल मिसस्टेटमेंट्स इज इक्वल्स टू, टोटल misstatements is equals to identified uncorrected misstatements plus unidentified अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। ये गलती आपको सैम्पलिंग के दौरान मिली होगी। दीज आर योर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सैम्पलिंग। अब सुनो, आपने सैम्पलिंग लगाया 50% पॉपुलेशन पे, सैम्पलिंग लगाया 50% पॉपुलेशन में, उसमें गलतियां मिली 4 लाख की, सॉरी 2 लाख की फॉर एग्जाम्पल। तो जो अनटेस्टेड 50% है, सुनो सैम्पलिंग आप पूरा लगाते नहीं ना, 100% पॉपुलेशन चेक थोड़ी कर रहे हो। 50% पॉपुलेशन में 2 लाख की गलतियां मिली, बचे 50% में तो गलतियां हो सकती है ना सर। वो डिपेंड करेगा गलती का नेचर क्या है। अगर वो गलती ऐसी है जो एनॉमली है, क्या है? एनॉमली। एनॉमली ऐसी गलती होती है जो बाकी गलतियों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। सोचना, एक गलती को अनोमली बोलने से पहले आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि ऐसा गलती कंपनी में और कहीं पर भी नहीं हुआ है। इसीलिए आपको अपने मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते वक्त सबसे पहले जो गलतियां मिली है उन्हें समझना पड़ेगा, उनका नेचर समझना पड़ेगा। क्या ये गलती कुछ अनोमली है या नहीं है, मतलब ऐसा गलती कहीं और हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं श्योर हूं सर ये ऐसा नेचर का गलती है जो कभी हो ही नहीं सकता है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, एक बार कंट्रोल को बाईपास करके गलती किया गया है, और लेट्स से मैंने हर तरीके से श्योर हो गया हूं, तो मैं बोलूंगा चलो ये क्या है? अनॉमली है। अज्यूम करो 2 लाख में से 10,000 का जो गलती है वो आप बोलते हो अनॉमली है। कहना इसे 1.9 लाख का जो गलती हो गया आपका, ये नॉन अनॉमली हो गया। नॉन अनॉमली मतलब नॉर्मल मिसस्टेटमेंट। अब मैं क्या बोलूंगा, बचे 50% में भी ये गलती हो सकती है ना यार। अरे हाँ या ना? तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल मिसस्टेटमेंट कैसे निकालूंगा मैं? जो गलती ढूंढी है वो, अरे हाँ या ना, प्लस उसका प्रोपोर्शनेट इफेक्ट अनटेस्टेड पॉपुलेशन में जो आ सकता है वो, अरे हाँ या ना, प्लस जो अनॉमली है, अनॉमली भी गलती तो है ही है ना, इसका प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पर 10,000 का तो गलती रहेगा ही ना यार। तो टोटल गलती कैसे निकालूंगा मैं? 2 लाख प्लस 1.9 लाख कितना होगा मेरे लिए? 3.9 लाख। मैंने वो 10,000 का प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को लग रहा है वो क्या है? अनॉमली है। अनॉमली को नॉर्मली प्रोजेक्शन में काउंट नहीं करते हैं, बट टोटल निकालने के लिए प्रोजेक्टेड प्लस अनॉमलस को लिया जाता है। ऑब्वियसली कोई गलती प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, जिसका इफेक्ट अभी तक आ रहा है, उस गलती को भी लेना पड़ेगा, तब मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मिसस्टेटमेंट मिल जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? और ये टोटल मिसस्टेटमेंट अगर मेरे मटेरियलिटी के नीचे है तो मैं बोलूंगा इमटेरियल है। ये मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाएगा तो मैं बोलूंगा ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इसको क्या करना चाहिए? एडजस्टमेंट करना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स को मार्क करा रहा हूं, उतना पॉइंट आपने मार्क करना है, पढ़ना है, आपको वो आना चाहिए। इधर आओ, नेचर एंड कॉजेज ऑफ डेविएशन, आर यू देयर? पॉइंट नंबर डी को मार्क करो। हेलो हेलो, या in extremely rare circumstances when ऑडिटर कंसिडर अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इन अ सैंपल टू बी एन अनोमली, मतलब उसको 100% श्योर होना चाहिए कि ये गलती रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बाकी गलतियों का इन द पॉपुलेशन। इसके लिए उसने बहुत ज्यादा प्रोसीजर लगाना चाहिए, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना चाहिए, ईआरपी में समझना चाहिए क्या इस नेचर का गलती रिपीट हो सकता है क्या। अगर श्योर हूं तो ही मैं उसको क्या बोलूंगा, ये क्या है? अनोमली है, क्योंकि उसको मैं प्रोजेक्शन में काउंट नहीं करूंगा। किसमें काउंट नहीं करूंगा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि यार पॉपुलेशन पूरा जो है उस पर मुझे ओपिनियन देना है। टेस्टिंग किया है मैंने सैंपलिंग लगा करके, तो जो अनटेस्टेड पॉपुलेशन उसमें भी गलतियां हो सकती है ना यार। तो कहना इसे
मेरे को टोटल मिसस्टेटमेंट कैसे निकालना होता है, देखो जरा ध्यान से। सर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिसस्टेटमेंट, auditor is required to project misstatement. And remember, while you are projecting, remember when a misstatement has been established as an anomaly, it should be excluded while projecting misstatement. So can I say my total misstatement is equals to projected misstatement plus anomalous misstatement. Total misstatement is equals to my projected misstatement plus anomalous misstatement plus अगर कोई प्रीवियस ईयर का आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है, क्या है, प्रीवियस ईयर का आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है, ये सब क्या बन जाएगा मेरे लिए, टोटल मिसस्टेटमेंट। और ये टोटल मिसस्टेटमेंट अगर मेरे मटेरियलिटी को क्रॉस करता है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मटेरियल मिस्टेक। अनॉमली कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रोजेक्शन करते वक्त अनॉमली को कंसिडर नहीं करते हैं, बट टोटल निकालते वक्त प्रोजेक्टेड प्लस अनॉमली दोनों को लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं ये टोटल मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है। कैन आई से 320 मटेरियलिटी को ही यूज किया जाएगा टू कंक्लूड वेदर अ मिसस्टेटमेंट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। देखो वैसे तो 530 एकदम एक नेवर एंडिंग टॉपिक है, जितना चाहो डिस्कस कर सकते हो, बट कहीं तुमको रुकना पड़ेगा आइडियली। मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर चीजें यही रहने वाली है। दो चीजें और है जिसका आपको डेफिनेशन आना चाहिए। एक, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, पेज नंबर 1C.61। स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको कौन सा पढ़ा दिया, अंडर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जहां पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो इनटू सब पॉपुलेशन। याद है स्ट्रैटम में डिवाइड कर रहे थे आप, अरे हाँ या ना। फिर सर एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, ये हमने यूज किया है एमयूएस में है। कहां यूज किया है हमने, एमयूएस में। जहां जहां वैल्यू इन्वॉल्व ज्यादा है वहां आपने सैंपल सिलेक्शन ज्यादा करना चाहिए। मतलब सर वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से वेटेज दो, जहां पे आपको मॉनिटरी वैल्यू ज्यादा है हायर वेटेज एलोकेट करो एंड उन सैंपल्स को ज्यादा पिक करो, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। दोनों टेक्निक्स हम नॉर्मली हमारे मेथड्स के अंदर यूज करते हैं। अभी गुड। अब अगर आप ऑनेस्टली अपने Q&A मॉड्यूल में जाओगे, आपको मेजोरिटी क्वेश्चंस इन सब के आसपास ही मिलेंगे। अगर आप पढ़ेंगे आपको पक्का समझ में आएगा।